मेरे माथे पर अचानक एक ब्लैक होल दिखाई दिया और मैं नाइट वॉन्डरर प्राइमोर्डियल सेलेस्टियल वेनरेबल बन गया। मैं न सिर्फ आत्माओं से बात कर सकता हूं बल्कि अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकता हूं और अपने शरीर के किसी भी हिस्से को आजादी से कंट्रोल कर सकता हूं। कुछ घंटे पहले मैं बस एक आम इंसान था। हाई स्कूल में मुझे अचानक एक अजीब बीमारी हो गई जिससे मेरा दिमाग बेकाबू होकर सारी यादें याद करने लगा। मैं बार बार वो सब कुछ याद कर सकता हूं जो मैंने कभी देखा है और इस काबिलियत से मैं आसानी से एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन इसकी कीमत ये थी कि मेरा शरीर मेरे दिमाग के विकास के साथ तालमेल नहीं बिठा सका, जिसके कारण रोजाना तेज सिरदर्द और लगातार वहम होने लगे, जिससे आखिरकार रोजमर्रा की जिंदगी भी मुश्किल हो गई। हालांकि मेरी मां ने मेरी हालत को कंट्रोल करने के लिए मेरे लिए एक खास दवाई लाई थी, लेकिन हाल ही में मैंने साफ तौर पर महसूस किया है कि दवा का असर कम हो रहा है और सिरदर्द को दबाने के लिए मुझे और दवाई लेनी पड़ रही है। फिर एक दिन मुझे अचानक एक पैकेज मिला। अंदर सिर्फ एक काला कार्ड था जिसके बीच में एक काला गोला था, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद मुझे उसमें कुछ खास नहीं दिखा, इसलिए मैंने उसे लापरवाही से अपनी पैंट में रख लिया। फिर मुझे पैकेज में एक और लेटर मिला। उसे पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त ली यीबिंग का था। लेटर में उसने कहा था कि कार्ड किसी की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन वो खुद इसे कंट्रोल करने में बहुत लिमिट में था, इसलिए वो इसे मुझे एक भाई के तौर पर गिफ्ट के तौर पर दे रहा था। ये अजीब मैसेज पढ़ने के बाद मैं भौंचक्का रह गया, क्योंकि ये बर्ताव उसके आम बर्ताव से बिल्कुल अलग था। ली यीबिंग मेरा सबसे अच्छा दोस्त बचपन से ही मेरा ख्याल रखता है, इसलिए वो हमेशा मुझे किसी भी चीज के बारे में सीधे सीधे बताता है। जैसे ही मैं उसे फोन करके पूछने वाला था कि क्या हो रहा है, सबसे पहले मेरा फोन बजा। जब मैंने उठाया तो वो ली यीबिंग के पिता थे। उनके पहले शब्दों ने मुझे चौंका दिया। ली यीबिंग 2 दिन पहले गायब हो गया था। हमारे फोटोग्राफर दोस्तों के ठीक सामने हवा में गायब हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स को मिली सर्विलांस फुटेज और दूसरी जानकारी के मुताबिक ली यीबिंग उसके बाद डॉर्मेट्री से बाहर नहीं निकली थी। अंकल ली की बातें सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे हवा में गायब हो जाने वाली बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैंने अंदाजा लगाया कि ली यीबिंग ने किसी को नाराज किया है और उसे किडनैप कर लिया गया है। ये सोचकर मैंने जल्दी से अंकल ली को भरोसा दिलाया कि चिंता न करें। खुशकिस्मती से मेरे दादाजी और कजिन दोनों पुलिस स्टेशन में काम करते थे। मैं उनसे पूछूंगा कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। हालांकि फोन रखने के बाद मैं बेचैन था, क्योंकि 2 दिन पहले ही ली यीबिंग ने पैकेज डिलीवर किया था और जमीन पर कार्ड का कोई निशान नहीं था। मेरी याददाश्त के हिसाब से मेरे लिए ऐसी बातें गलत याद रखना नामुमकिन था। उस पल मैंने अपनी बीमारी को नजरअंदाज किया और तुरंत अपने भाई को सजा देने के लिए कहा। फिर 1 घंटे पहले का सीन मेरी आंखों के सामने एक मूवी की तरह घूमने लगा। पैकेज खोलने और ब्लैक टावर को अपनी जेब में रखने से लेकर लिफाफा पढ़ने और बिना कुछ कहे फोन उठाने तक। आखिरकार मुझे पक्का हो गया कि ब्लैक टावर सच में गायब हो गया था। इसे बिंग गे के रहस्यमयी तरीके से गायब होने और अजीब पर्सनैलिटी से जोड़कर मुझ पर डर और कंफ्यूजन की लहर दौड़ गई। तभी मेरा सिर, जो धड़क रहा था, फिर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी और कांपते हुए दर्द कम करने के लिए कुछ गोलियां ली। जैसे ही मैं सुराग निकालने ही वाला था, कांगयांग पुलिस स्टेशन से इन्वेस्टिगेटर आ गए। मैंने सबसे पहले बिंग गे के साथ अपनी चैट हिस्ट्री क्लियर की, फिर शांति से उन्हें अंदर बुलाया। उनके बैठने के बाद लीड में बैठे आदमी ने सीधे बात की। कहा कि वे ली यीबिंग के गायब होने की जांच करने आए हैं। उसने कहा कि उन्होंने सुना है कि उसने गायब होने से पहले मुझे एक पैकेज भेजा था और मुझे बस उन्हें सच बताना था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मुझे और पक्का यकीन हो गया कि सैनिक का गायब होना इतना आसान नहीं था, लेकिन दूसरे पक्ष का मकसद ना जानते हुए मैं इतनी बेवकूफी नहीं करूंगा कि खुद को बता दूं। इसलिए मैंने जानबूझकर शोक और कंफ्यूजन का नाटक किया और पूछा कि सैनिक क्यों गायब हो गया था। मेरी बात सुनने वाले आदमी ने शांति से मुझे याद दिलाया कि बस हाँ या ना में जवाब देना है। मैंने कहा कि मुझे सच में एक पैकेज मिला है, लेकिन उसमें सिर्फ एक शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन था। लीड वाले आदमी को साफ तौर पर मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर उसने बहाना किया कि मैं ली यीबिंग से संपर्क करने वाला आखिरी आदमी था जिसने मेरा फोन और कंप्यूटर चेक करने की मांग की। मैंने मना नहीं किया और तुरंत मान गया। चेक के दौरान मैंने और जानकारी मांगने का मौका लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे जो बताया वो ली यीबिंग के बताए हुए तरीके जैसा ही था। आधे घंटे बाद महिला इन्वेस्टिगेटर मेरे कमरे से बाहर आई और कहा कि उसे कोई काम की जानकारी नहीं मिली है। ये देखकर लीड वाले आदमी का और रुकने का इरादा नहीं था। जाने से पहले उसने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा कि अगर मेरे पास कोई सुराग हो तो उसे तुरंत बता दें, नहीं तो मैं अगला गायब होने वाला हो सकता हूं।
इस अजीब बात ने मुझे हैरान कर दिया, इसलिए मैं बस अजीब तरह से मुस्कुरा सका और उसे याद दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। कार में वापस आकर महिला इन्वेस्टिगेटर का एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर था। उसे उसके कंप्यूटर या फोन पर कोई काम की जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन ली यीबिंग का भेजा हुआ लेटर एक गमले के नीचे था, इसलिए उसने सच में उसे कुछ भेजा था। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ये एक कैरेक्टर होना चाहिए। स्कॉलर ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर सोचा, फिर फीमेल इन्वेस्टिगेटर से कल वापस आने को कहा। इस बीच में सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था, ये मानते हुए कि बिंग का गायब होना किसी के उसे ब्लैक कार्ड भेजने की वजह से हुआ था, तो हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी फोर्स ने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज किया हो। लेकिन क्योंकि बिंग ने मुझे ब्लैक कार्ड देने का फैसला किया था, इसका मतलब था कि उसे नहीं पता था कि पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो एक दुश्मन ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे सेफ तरीका यह था कि ब्लैक कार्ड मेरे कजिन को दे दिया जाए और फिर वो अपनी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अपने सीनियर्स को दे दे। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ब्लैक कार्ड हवा में गायब हो गया था। जैसे ही मैंने अपने कजिन के लौटने और उसे कबूल करने का इंतजार करने का फैसला किया, मैं अचानक कांप गया और उसके बाद मेरे माथे पर जलन होने लगी। फिर मैंने अनजाने में खुद को शीशे में देखा। मुझे अपने माथे पर एक काला चांद का निशान दिखा और उसके नीचे प्रोग्रेस बार जैसा कुछ था। उस पल मैं तुरंत घबरा गया, क्योंकि काला चांद साफ तौर पर कार्ड पर एक एक्स्ट्रा फीचर था। इसका मतलब था कि ब्लैक कार्ड हवा में गायब नहीं हुआ था, बल्कि